तो गाइस मेरे चैनल लर्न विथ मन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा चैप्टर, बताओ कौन सा चैप्टर? ये वाला चैप्टर देखो, ये वाला फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसका हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। अगर आप लोग चाहे तो मैं एक्सप्लेनेशन ला दूंगा, पर आप लोग बाय श्योर कमेंट कीजिएगा तभी एक्सप्लेनेशन आएगा, ऐसे तो नहीं आने वाला। क्योंकि अभी मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। मेरे भी कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं एंड मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एग्जाम्स नहीं आ रहे एक्चुअली, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और उसके रिलेटेड मेरे एग्जाम्स है कुछ, तो इसलिए मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए एक सब्सक्राइबर एक लाइक तो ठोकना ही पड़ेगा आपको ठोकना ही पड़ेगा। तो ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाले, तो ठीक है पहले नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है जो जिसको कि बिल्कुल जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मिला है। इज दिस पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, with a non-zero velocity. If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. देखो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, इनर्शिया के हिसाब से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो कि पहले से मूव हो रहा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मान लो कि ये गाड़ी है, मान लो यार अभी ये गाड़ी है ना, ये मूव हो रहा है, तो इसको कोई भी अनबैलेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो इसको कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लेना पड़ेगा अपने को मूव करवाते रहने के लिए। ठीक है, तो इसका तो हो गया, आपको पहला का आंसर मिल गया। आप लोग इसको खुद से लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं फ्रेम कर दे रहा हूं, मैं फ्रेम कर रहा हूं। ठीक है, सुनना अच्छे से और लिख लेना। According to Newton's first law of motion, no net external force is needed to move an object with constant velocity. So an object travels with a constant velocity means non-zero velocity when it experiences a net zero external unbalanced force. ठीक है, चलिए पहला का आंसर मिल गया। दूसरे वाले में चलते हैं। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, कारपेट में डस्ट पार्टिकल पहले से रहते हैं ना, डस्ट पार्टिकल पहले से रहते हैं, और जैसे ही कि आप उसको हिलाओगे, जैसे ही आप उसको हिलाए, है ना, ठीक है, जैसे आप उसको बीट कर रहे हो, मान लो एक स्टिक है, आप एक स्टिक से इसको बीट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? अचानक से वो कारपेट मोशन में आ रहा है, और इसका जो डस्ट का जो पार्टिकल है वहीं पे रह जा रहा है, और यही चीज वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चक्कर में गिर जा रहा है वही डस्ट। समझे? मैं इसको भी फ्रेम कर रहा हूं, जल्दी से लिखो। When a carpet is beaten with a stick, ठीक है, when a carpet is beaten with a stick, फाइबर ऑफ कार्पेट, जो कार्पेट का जो फाइबर होता है, फाइबर ऑफ कार्पेट कम्स इन मोशन एंड इट डस्ट फॉल्स डाउन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो पहले रेस्ट में था, एक चीज रेस्ट में था, जैसे आप इसको हटा दिए वो वहीं पे रह गया, है ना, तो बस वो गिर गया नीचे। यही इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना। इतना तो आप लोग पढ़े होगे चैप्टर में, और अगर नहीं पढ़े हो तो जल्दी से मेरे को बता देना, मैं जल्दी इसके लिए एक्सप्लेनेशन ला दूंगा। तो ठीक है, थर्ड नंबर पे चलते हैं। Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? क्यों ऐसा कहा जाता है कि एक लगेज को बस के ऊपर एक रोप से बांधा जाए? वो तो ऐसे भी तो नहीं गिर सकता ना, वो तो ऐसे भी तो सीधा ही जा रहा है, नहीं गिरेगा ना, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? इनर्शिया की वजह से। क्या इस चीज के इनर्शिया की वजह से? मानो कि ये एक बस है, मानने के लिए कह रहा हूं यार, खाली अभी तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है ना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। मान लो ये एक बस है, वोल्वो का बस मान लो, इसके ऊपर कुछ लगेज है, लगेज। ये अचानक से ब्रेक मारा, ये थोड़ा आगे जाके अचानक से ब्रेक मार दिया, इसका लगेज यहीं पे रह जाएगा और गिर जाएगा। इनर्शिया ऑफ किसके वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि ये पहले मोशन में था, जब वो अचानक से रेस्ट में आ गया, ये मोशन में ही रहेगा, तो इसलिए ये नीचे गिर जाएगा। समझे? तो ठीक है, अब फोर्थ नंबर है। बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज। कहा जा रहा है एक बैट्समैन एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है,
फिर कुछ ही देर बाद वो बॉल अपने आप रुक जाता है। ये बॉल क्यों रुकता है? पहला ऑप्शन है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, मतलब बैट्समैन ने उतना जोर से बॉल को नहीं मारा था, ये नहीं होगा। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो गया अगर फोर्स के हिसाब से, तो उसका जितना क्या ज्यादा फोर्स होगा उतना कम वेलोसिटी होगा। ये क्या मजाक चल रहा है? ऐसा नहीं होता है, ठीक। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, हाँ ये होगा, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, जिसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मान लो बॉल इस साइड जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगा रहे थे, इसलिए वो थोड़ी देर बाद रुक गया, समझे, इसलिए रुका है। तो चलिए फिफ्थ नंबर एक न्यूमेरिकल है, करने में मजा आएगा। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं हम लोग अभी। फिफ्थ नंबर हम लोग का क्या कह रहा है? फिफ्थ नंबर कह रहा है ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and rolls down on a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. तो उसका u0 है, वो s 400 मीटर किया क्योंकि डिस्टेंस 400 मीटर, टाइम दिया गया है 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन्स। 7 मेट्रिक टन्स, मेट्रिक, एक मेट्रिक कितना होता है? एक मेट्रिक कितना होता है आपका? 7 मेट्रिक टन्स। एक मेट्रिक कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक मेट्रिक होता है आपका 1000 kg, तो 7 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7000, 7000 टन, समझे? 7000 टन, टन ही रहेगा, टन का आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है। टन को आप केजी में लिख लीजिए, टन को आप केजी में चेंज कर लो, 7000 kg, ठीक। तो अभी हम लोग को पहले क्या निकालने के लिए कहा गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी जल्दी। हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक चीज को, जल्दी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सेलरेशन निकलेगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को टी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है और यू भी दिया हुआ है, तो इसलिए निकल जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू आपका 20 का स्क्वायर, क्योंकि टी 20 है, तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 400। तो एस इज इक्वल टू 200 ए और एस हम लोग का क्या दिया हुआ था? 400, तो 400 इज इक्वल टू 200 ए। एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 2 मीटर सेकंड का स्क्वायर, ठीक। एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 2 मीटर सेकंड का स्क्वायर। और फिर हम लोग को निकालना है फोर्स, फोर्स ही निकालना है ना, हाँ। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स मास इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7000 kg, क्योंकि 7 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 7000 kg लिख दिया हो यहाँ पे, ठीक। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या हम लोग का? 7000 kg, 7000 kg इंटू 2 मीटर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का एक्सेलरेशन क्या निकला है? 2 मीटर सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 14000 kg मीटर सेकंड का स्क्वायर, और ये kg मीटर सेकंड का है, 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 14000 न्यूटन हो गया आपका आंसर, ठीक। ठीक है, तो चलिए, दूसरे पे चलते हैं अभी। सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर हम लोग को क्या कह रहा है? स्टोन ऑफ 1 kg, ठीक है, लिख लेते हैं, मास है उसका 1 kg। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब यू हो गया उसका 20 मीटर पर सेकंड, यू हो गया उसका 20 मीटर पर सेकंड, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑन अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एस हो गया 50 मीटर, वी हो गया 0। What is the force of friction between the stone and the ice? Force of friction निकालने के लिए F is equal to ma लगाना पड़ेगा ना। और हम लोग को क्या नहीं पता, क्या नहीं पता यहाँ पे? जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? यहाँ पे हम लोग S is equal to ut प्लस हाफ टी स्क्वायर नहीं लगा सकते। सोचो सोचो सोचो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाएंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v क्या है? 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस u क्या है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। एस क्या है आपका? 50 है, तो आपका क्या हो गया? -400 इज इक्वल टू 100 ए। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? -4 मीटर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया आपका -4 मीटर सेकंड का स्क्वायर। तो अभी अगर आप लोगों को फोर्स निकालने कहा गया है, फोर्स निकालने कहा गया है, तो फोर्स आपका क्या होगा? 1 kg इंटू -4 इज इक्वल टू मीटर सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 kg मीटर का सेकंड का स्क्वायर। तो माइनस में आप लोग लिखोगे, हाँ लिखोगे, क्यों? क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा ऑपोजिट में ही होगा ना आपका।
तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ साथ तो नहीं चल सकते ना, रोड में जब चलते दूसरे साइड से थोड़ा सा अपोज होते हैं, इसलिए तो होते हैं ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो ठीक है, अभी हम लोग 7th नंबर पे चलते हैं, हम लोग के 7th नंबर पे चलते हैं हम लोग। 7th नंबर क्या कह रहा है, 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा। 8000 kg का 8000 kg का आपका क्या है, 8000 kg का एक इंजन है, वो क्या कर रहा है, 5 वैगन्स को खींच रहा है। जिन वैगन्स का एक का वेट है, एक वैगन का वेट है 2000 kg, तो 5 का क्या हुआ 10,000 kg, 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू 2000 इंटू 5 10,000 kg। तो आपका टोटल कितना खींच रहा है, मतलब टोटल मास कितना हो जाएगा, उसका टोटल मास कितना हो जाएगा 18,000 kg। 10,000 प्लस 8,000 का kg, तो उसका हो गया आपका 18,000 का kg। फिर आप लोग का हो जाता है, वो लोग क्या कह रहा है, इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन and its track offers a frictional force of 5,000 newton, then calculate the net accelerating force। net accelerating force क्या होगा, अगर वो कह रहा है कि फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स इंजन लगा रहा है 40,000 न्यूटन का, 40,000 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स उसको कितना मिल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उसको मिल रहा है 5,000 न्यूटन का। तो कितना नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स फिर कितना हो गया, 40,000 माइनस 5,000, है ना, 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 का न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 35,000 का न्यूटन नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर कहा गया हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन कैसे निकालोगे, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बाय आपका मास। एक्सेलरेशन तो वैसे निकलेगा ना, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग बाई फोर्स। ठीक है, फोर्स का एफ दे दिया मैं साइन, ठीक है, बाय आपका मास। तो हम लोग का नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है 35,000 बाई 18,000, 0 0 0 0 कटा 35/18 जितना होगा आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद से कर लो 35/18, नहीं तो मैं कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, आपको भी कितना ही मेहनत करवाओ। 18 118 जाएगा आपको, 17 चले जाएगा, 17 जाने पे आप लोगों का चले जाएगा 18 इंटू 9 चले जाएगा आपका, 9 जाने के बाद आपका 4 हो जाएगा। चलो 1.94 होगा आपका आंसर, ठीक है, 1.94 मीटर सेकंड का स्क्वायर देख लेना, 1.94 या 1.93 मेरे को नहीं पता, पर 1.94 मैं अभी कर दे रहा हूँ, 1.94 मीटर सेकंड का स्क्वायर हो जाता है आपका आंसर। तो चलिए दूसरे वाले में चलते हैं अभी, चलिए इसके अगले वाले में चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है 8 नंबर ना, 8 नंबर क्या कह रहा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, मास कितना है 1500 kg। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर सेकंड का स्क्वायर। आपको सीधा फोर्स का फॉर्मूला लगा देना, 1.7 मीटर का सेकंड का स्क्वायर। कितना फोर्स चाहिए उसको इस गाड़ी को रोकने के लिए, कितना फोर्स चाहिए अपोज करने के लिए, क्या बोलते हैं, व्हीकल और रोड के बीच में जितना भी चाहिए होगा माइनस में जाएगा, क्योंकि माइनस ही रोक सकता है ना, क्योंकि अगर प्लस जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो माइनस में जाने से रुकेगा, इसलिए माइनस को में हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1500 इंटू 1.7 का न्यूटन, क्योंकि केजी मीटर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा तो वही न्यूटन में चले जाएगा आपका बाद में। तो 1500 इंटू 1.7 क्या हो जाएगा, 15 इंटू 17 करना डायरेक्ट, 5 चले जाएगा, 7 चलेगा, 7 चलेगा, 10 0 चले जाएगा, 5 चले जाएगा, 1 चले जाएगा, आपका 5 चले जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 5 चले जाएगा, 255 चले जाएगा, तो 255 आपका हो जाएगा कितना 255025 25500, ठीक है, 25500 नहीं होगा भाई, 25500 नहीं होगा, 2550 न्यूटन होगा, 2550 न्यूटन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है जो 2550 न्यूटन हो जाता है, पर ये हो जाएगा आपका माइनस में। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि इसको एक अपोज फोर्स चाहिए, क्वेश्चन सही से पढ़ो, कहा गया है कि कितना अपोज फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो जब अपोज फोर्स चाहिए ना, मतलब अपोज फोर्स डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ गया है, कितना फोर्स चाहिए उस व्हीकल और रोड के बीच में इस गाड़ी को रोकने के लिए, तो जितना भी फोर्स चाहिए होगा माइनस में चाहिए होगा, ठीक, इसके बराबर का फोर्स होगा तो रुक जाएगा ना, तो इसलिए बस इसलिए इसका माइनस कर देंगे, ठीक। फिर कहा जा रहा है हम लोग को, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट
of mass m moving with a velocity v. क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला? क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला? mv होता है, ठीक। mv होगा आपका p इज इक्वल टू mv, याद रखना p इज इक्वल टू mv, मोमेंटम का फॉर्मूला यही होता है, ठीक। यही है आपका आंसर, mv होगा। फिर हो जाएगा यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट across a floor at a constant velocity. What is the frictional force that is exerted on the cabinet? कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा? उतना ही होगा, 200 न्यूटन ही होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और सच सिंस इट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कैबिनेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी का अपोज हो जाएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या समझ में आया? 200 न्यूटन होगा आपका आंसर। क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों होगा 200 न्यूटन? क्यों होगा? सही से क्वेश्चन पढ़ो। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही होगा, क्योंकि हम लोग को थर्ड में क्या गया? एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको 200 न्यूटन मिलेगा, जो कि कैबिनेट पे एक्सर्ट होगा, ठीक, ठीक है, ठीक है। चलो समझ में आ गया आपको। फिर हम लोग का आता है एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल का क्या कहा गया है? टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 केजी, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 केजी। m1 को 1.5 केजी लिख दो, m2 को भी 1.5 केजी लिख दो, ठीक। आई एम मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? क्या होगा? देखो पहले तो आप निकाल लो, u1 हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकंड, और u2 को मान लो -2.5 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन लोग के कोलाइड होने से पहले बिफोर कोलाइडिंग क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2, तो आपका क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5, तो डायरेक्ट दिख रहा है हम लोग को 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, जो कि डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे जीरो। कैलकुलेट ही मत करो, क्योंकि 1.5 इंटू 2.5 जितना आएगा उसी से 1.5 और इंटू 2.5 को माइनस करना है, तो डायरेक्ट जीरो लिखो। और फिर हम लोग को मास टोटल गिन लो, ठीक है, दूसरे वाले के लिए 1.5 प्लस 1.5, ठीक है, तो 3 kg, तो हम लोग का 3 kg हो जाता है। तो हम लोग को बाद का वेलोसिटी निकालना है, कोलाइड होने के बाद का m1 m2v इज इक्वल टू 3v, तो 3v इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये है आपका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है ये आपका, ठीक, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वही होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो आपका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? क्या हो जाएगा? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जीरो ही होगा ना, क्योंकि मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो जीरो है, तो आपका v इधर से जीरो आ जाता है, ठीक, क्योंकि 3v इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 होगा तभी तो 0 होगा ना, तो v इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल था। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत लोगों को दिक्कत हुआ होगा मेरे को लगता है इसमें, तो बहुत लोग समझ में नहीं रहा होता है ना, समझते नहीं हो, शांत दिमाग से समझोगे सब बनेगा, सब हार्ड से हार्ड सवाल भी आपके सामने हाथ टेक देगा। तो ठीक है, अभी हम लोग चलते अपने 12th नंबर पे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस with equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. देखो जो स्टूडेंट बोल रहा है वो गलत है, वो आपका गलत है। दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहा, ठीक, मतलब कैंसिल नहीं कर रहा, अपोज बोलो, कैंसिल नहीं कर रहा। देखो दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस कैंसिल नहीं करता अगर वो सेम बॉडी में
कैंसल कर देता है अगर वो सेम बॉडी में क्या बोलते हैं होता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल होता है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है और डिफरेंट बॉडीज में होता है, तो वो इसलिए वो लोग एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट का तो जस्टिफिकेशन हम लोग रॉन्ग कर दिए प्रूफ के साथ। फिर जब हम लोग एक मैसिव ट्रक को मूव करते हैं, फिर जो फोर्स हम लोग को ट्रक पे लगाते हैं, हम लोग जो ट्रक पे लगाते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता। उस ट्रक के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उस ट्रक के टायर, देखो उस ट्रक के टायर के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रोड के बीच के लिए, मान लो ये एक आदमी है, ये ट्रक को मूव कर रहा है, वो मूव नहीं हो रहा, वो कब मूव होगा, वो कब मूव होगा, वो कब मूव होगा, वो कब मूव होगा, वो कब मूव होगा तुमको पता है? कब मूव होगा वो तुमको पता है? जब 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 वो दोनों इक्वल हो, मतलब जब ये आदमी इक्वल नहीं, जब ये आदमी ज्यादा फोर्स लगाएगा इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक, तो समझ में आ गया? समझ में आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज्यादा हुआ तभी ये आदमी उस ट्रक को मूव कर पाएगा। तो ठीक है, चलिए अभी हम लोग चलते हैं 13th नंबर पे। 13th है ना। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मास 200 ग्राम है तो 0.2 kg लोगे। ठीक, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड तो u1 हो जाता है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक, struck by a hockey stick has to return along its original path with a velocity of 5 meter per second. ठीक, calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. change of momentum क्या होता है जल्दी बताओ? mv1 माइनस mv2 होता है ना। अगर एम वी माइनस एम यू भी कर सकते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे एम यू वन माइनस एम यू टू करोगे आप लोग, और जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर है। देखो तो हम लोग को क्या कहा गया है, मास कितना है 0.2 kg। वो पहले कितने वेलोसिटी से जा रहा था? पहले कितने वेलोसिटी से जा रहा था? 10 मीटर पर सेकंड। बाद में कितने वेलोसिटी से जाने लगा? 5 मीटर पर सेकंड। पर बाद में वो एक हॉकी स्टिक से, मान लो एक हॉकी स्टिक है, ये बॉल जा रहा है ना, पर बाद में वो उससे ऐसे जाके ऐसे आया तो वो नेगेटिव हुआ, वो वापस से नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा। पहला वाला 10 मीटर ऐसे जा रहा था, ये वाला ऐसे जा रहा है, तो इसलिए बाद वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? चेंज ऑफ मोमेंटम एम यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू एम 10 माइनस 5। होगा क्या? होगा क्या? बिल्कुल होगा, 10 माइनस 5, और यहाँ पे -5 ब्रैकेट में दे दो, तो m 10 प्लस 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 0.2 इंटू 15, क्योंकि मास था आपका 0.2 इज इक्वल टू आपका 15 से 30 हो जाता है, तो यहाँ पे 3.0 हो जाएगा, 3.0 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। तो देखा कितने आसानी से आंसर निकाल दिया, देखा कितने आसानी से आंसर निकाल दिया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी देने वाला हूँ, क्योंकि सब क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस खुद से करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये अभी आखिरी क्वेश्चन करूंगा, ये जो अभी क्वेश्चन करने वाला हूँ, इसके बाद आपको 15, 16, 17 आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, और 18th वाला मैं खुद से करवा दूंगा। ठीक, 18th वाला भी मैं करवा दूंगा, लास्ट वाला करवा दूंगा, देख लूंगा अगर हार्ड है तो हार्ड है, क्योंकि वो वाला हार्ड हो सकता है, इसलिए मैं करवा दूंगा, क्योंकि लास्ट सम है इसलिए। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो मास 10 ग्राम है, उसका मास बुलेट का कितना है? 10 ग्राम, तो 0.01 kg कर दो। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा था 150 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.3 सेकंड, तो v0 क्योंकि रेस्ट में आया, और फिर टाइम कितना लगा रेस्ट में आने के लिए? 0.03 सेकंड। calculate the distance of penetration of the bullet in the block and also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। देखो इजी है, हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पर उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के बारे में वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s से भी निकलेगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ए ही नहीं रहेगा हम लोग के पास, तो s कहाँ से निकलेगा? तो इसलिए एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं। v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू 0 माइनस आपका 150 बाई 0.03
इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, कितना किलोमीटर, माइनस 150 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके 50 चले जाते हैं तो 5000, हाँ तो माइनस 5000 मीटर सेकंड का स्क्वायर। ठीक, तो अभी एस आप लोगों का कैसे आएगा, एस आप लोगों का क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोशन के चैप्टर का है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 इंटू 0.03 प्लस हाफ इंटू 5000 माइनस 5000 था ना, याद रखना माइनस 5000 था, ये चीज याद रखना। ठीक, फिर इंटू 0.03 इंटू 0.03, फिर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा, ये माइनस था ना, हाँ ये माइनस था, तो इधर चले जाएगा आपका 2500 कर दो इसको, 2500 इंटू 0.03 तो 7500 इंटू 3 7500 150 चले जाता है आपका, 225 हो जाता है, 225 तो 22500, हाँ तो 22500 में आपका क्या चले जाएगा, यहाँ पे बाहर चले जाएगा, तो 2125 22500 तो आपका चले जाएगा 2.25, और आपका आ जाएगा 2.25 आंसर। 2.25 मीटर हो जाता है आपका एस। ठीक है, एस हो जाता है 2.25। कैलकुलेशन कर लेना, मैंने तो कर लिया, आप लोग की अब करने की बारी है, क्योंकि मैं मुंह में कैलकुलेशन किया, पर आप लोग करके देख लेना। ठीक है, अगर कुछ गलती हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे ऊपर उतना अब भरोसा है कि मैं सही कर दूंगा। आप लोगों को वो भी कॉन्फिडेंस, यही तो होता है कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस चाहिए होना। फिर चाहे गलत करो सही करो वो अलग बात, कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम है, ए तो मिल ही गया हम लोग को, ए तो मिल ही गया था शुरू में 0.01, मास तो दिया हुआ है 0.01, और एक्सेलरेशन कब निकाले, कहाँ निकाले -5000 मीटर सेकंड, यहाँ पे निकाले तो -5000। तो एफ कितना हो जाएगा आपका, एफ कितना हो जाएगा सही से बताओ, यहाँ से 2 0 काट दो ना, वही तो आ जाएगा ना, -50 न्यूटन। क्या इतना कर रहे हो, बस हो गया आपका 50 न्यूटन आंसर है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 18th नंबर पे, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं किस नंबर पे, 18th नंबर पे। ठीक है, 18th नंबर पे क्या कहा गया है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू अ फ्लोर। ठीक है, 18th लिख देते हैं, मास 10 kg है, ट्रांसफर टू अ फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो आपका एस क्या हो जाता है, 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8 का मीटर। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 10 मीटर सेकंड का स्क्वायर। तो वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा ये तो आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। हम लोग के पास V है क्या, V है क्या, V नहीं है, तो V निकालते हैं, किस फॉर्मूला पे निकालेंगे, देखो वो अपना पहले जीरो में था। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ कि वो इनिशियली किसी मतलब स्पीड के साथ स्टार्ट, वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किया, फिर स्पीड के साथ स्टार्ट किया, इसलिए उसका u जीरो है। तो अभी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। वी स्क्वायर यहाँ से इजीली निकलेगा, वी स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा आपका, इंटू 2 इंटू 10, क्योंकि एक्सलेशन 10 लेने के लिए कह दिया गया है, और एस इज इक्वल टू 0.8, तो 0.8 ले लो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 0.8 आपका कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, 8 इंटू 2 16 हो जाता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड का 1 आ जाता है, 4 मीटर पर सेकंड आ जाता है। और फिर आपका वी जब आ जाता है तो पी इज इक्वल टू एम वी वाले फॉर्मूला पे बैठा दो, एम आपका दिया ही हुआ है 10 kg, तो 10 kg इंटू 4 मीटर पर सेकंड का है 4 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 40 kg मीटर पर सेकंड, जो कि है आपका आंसर। ठीक, उतना हार्ड नहीं था पर उतना इजी भी नहीं था, अगर समझे होगे तो निकल गया होगा, नहीं समझे होगे तो नहीं निकला होगा। तो ठीक है, इसी के साथ आज का हम लोग का वीडियो खत्म होता है, किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तो चलिए बाय।